दोस्तों रिसेंटली हमारे BTS मेंबर्स रोलिंग स्टोन को एक अमेजिंग इंटरव्यू देते हुए नजर आए। एक के बाद एक हमारे BTS मेंबर्स अपने आरी रंग एल्बम को प्रमोट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं, जिसे देखकर सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और काफ़ी सारे सवालों के जवाब देते हुए वो ढेरों चीज़ें रिवील भी कर रहे हैं और ये इंटरव्यू भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। काफ़ी सारी चीज़ें हमें इस इंटरव्यू के थ्रू पता चलने वाली है। तो बिना किसी देरी किए फटाफट से जानते हैं कि इस पूरे इंटरव्यू में हमारे BTS मेंबर्स ने क्या कुछ कहा है। तो दोस्तों इंटरव्यू शुरू होती है और शो के होस्ट ब्रायन हिट BTS मेंबर्स का फिर से एक बार रोलिंग स्टोन में स्वागत करते हैं और कहते हैं 100 सॉन्ग्स, 110 सॉन्ग्स। मैंने सुना है कि जब आप इस एल्बम को बना रहे थे तो आप लोगों के पास ढेरों सॉन्ग्स थे, तो आपने उन सारे सॉन्ग्स को छोटा कैसे करा? आपने ये कैसे डिसाइड करा कि आपको किन सॉन्ग्स में फोकस करना है, कितने सॉन्ग्स को खत्म करना है, कौन कौन से सॉन्ग्स एल्बम में नहीं रहने वाले हैं, उन्हें क्या पसंद आएगी? तो जिमिन यहाँ कहते हैं क्या होगा, उन सॉन्ग्स का क्या होगा जो हमने लिखे हैं? तो यहाँ शुगा कहते हैं क्या हम उन्हें यूज़ करेंगे इंडिविजुअली या फिर किसी और तरीके से, पर हमें उन्हें यूज़ करना चाहिए बजाय कि उन्हें ऐसे ही छोड़ दे। जिमिन, हमने उन सारे सॉन्ग्स को सुने हैं जो हमने साथ में बनाए थे और हमारी टीम ने भी उन सॉन्ग्स को सुना है और उसके बाद ही हमने हमारे सारे ओपिनियंस एक दूसरे के साथ शेयर करा। हमने कुछ इस तरह से डिस्कस करा कि ये सॉन्ग अच्छी है, ये सॉन्ग वैसे फील नहीं हो रही है, ये सॉन्ग एल्बम के लिए नहीं है। हमने इसी तरह से हर एक सिंगल सॉन्ग को सुना एक साथ। तो होस्ट यहाँ कहते हैं क्या आप लोगों में कभी लड़ाई नहीं हुई या फिर कोई आर्ग्यूमेंट कि मुझे ये सॉन्ग पसंद है पर तुम्हें वो सॉन्ग पसंद नहीं है, इस सॉन्ग को वहाँ होना चाहिए? तो वो सारी डिस्कशंस कैसी होती थी, कितनी ज्यादा इंटेंस होती थी, कितनी ज्यादा तीव्र होती थी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। एक एल्बम इन्हीं सब चीजों से तो बनता है। तो इसका जवाब देते हुए हमारे जंगकुक कहते हैं कुछ भी तय नहीं था, तो वहाँ कोई भी डिसएग्रीमेंट्स नहीं थी। शुगा, हमने आपस में ही डिसाइड करा था। आरिम, लेकिन ये थोड़ा संघर्ष भरा था। तो हमारे वी कहते हैं क्या ये बहुत ज्यादा संघर्ष भरा नहीं था? हम सभी के पसंद अलग अलग हैं कि हमें क्या रखना चाहिए और हमें क्या नहीं रखना चाहिए। इन चीजों को लेकर हमारी टेस्ट अलग है। जंगकुक, हम बॉडी टू बॉडी सॉन्ग को लेकर बस भिड़े थे। आरिम, और वन मोर नाइट को भी लेकर। जिन, हमारे बीच मीटिंग्स हुई सॉन्ग्स को चेंज करने के लिए रिकॉर्डिंग से जस्ट पहले, पर एट द एंड हमने इस मीटिंग को इस पर खत्म करा कि हम इन दोनों सॉन्ग्स को चेंज नहीं करेंगे। एक ऐसा भी सॉन्ग था जिसे आरिम और मैं बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो आरिम भी कहते हैं हाँ, बहुत ज़्यादा संघर्ष हुई थी हमारी सॉन्ग्स को चूज़ करने में कि हम किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। सारे मेंबर्स की टेस्ट अलग अलग थी, तो हमारी बहुत सारी संघर्ष हुई सॉन्ग्स को चूज़ करने में, इतनी कि मुझे तो कुछ तो याद भी नहीं है अब। होस्ट, तो आपको 14 अलग अलग सॉन्ग्स चुनने थे और ये एक पूरी अलग डिस्कशन होने वाली थी कि ये किस तरह की एल्बम है। तो क्या कोई ऐसा एक सॉन्ग है जो आप लोगों को लगता है कि इसे जाने नहीं देना चाहिए था? तो शुगा कहते हैं ऐसे तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। जिन कहते हैं हम सभी के पास ऐसे कुछ सॉन्ग्स हैं, जैसे कि ये यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाया, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो होस्ट कहते हैं ये एल्बम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा अच्छी है और मुझे लगता है कि आंशिक रूप से इस सवाल का जवाब मिल गया कि आप सारे लोगों ने 2022 में भी इसे करा था बटर और परमिशन टू डांस आने के बाद, और डायनामाइट। तब एक सवाल था कि BTS कौन थे और अब आगे आप लोग क्या करेंगे। पर मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में कैसा फील होता है, उन सारे मोमेंट्स के बारे में सोच कर कि अब आपको आगे क्या करना है। तो शुगा यहाँ कहते हैं कि इस एल्बम के बाहर हम हमेशा ही अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचते रहते हैं और आगे भी सोचते रहेंगे। हमारी थॉट्स इवॉल्व हो रही है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है और इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, और मुझे विश्वास है कि इन विचारों को अपने म्यूजिक में ढालने से ही हमें हमारे आगे का रास्ता दिखाई देगा। तो यहाँ जे होप कहते हैं कि हम हमेशा ही हमारे ग्रुप की आइडेंटिटी को दिमाग में रखते हुए काम करते हैं और इस एल्बम के लिए मुझे लगता है कि हमने कुछ ऐसा क्रिएट करा है जो कि हमारी आइडेंटिटी को और ज़्यादा साफ साफ दिखाएगी। और किसी भी गाने के साथ, फिर चाहे वो बटर हो, डायनामाइट हो, परमिशन टू डांस हो, और हम हमेशा उस मोमेंट के लिए ही म्यूजिक बनाते हैं। और अगर हम सब मिलकर इस गाने को एंजॉय कर सके एक साथ, तो मुझे लगता है कि ये वर्थ इट है।
तो आर्यन कहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सभी के बीच में ये एक आम सहमति थी हमारे मिलिट्री सर्विस को खत्म करने के बाद। जैसा कि हम सभी कोरियंस हैं और हमारी जो जर्नी थी, अगर हम उसे इस तरह से कह पाते तो चलो इसे यहीं से शुरू करते हैं और किसी पॉइंट पे वापस आते हैं। सभी के अलग अलग विचार होते हैं पर कोरियन थिंग यही थी। मुझे लगता है कि ये हमारी आइडेंटिटी है। तो फिर यहाँ होस्ट कहते हैं, मुझे लगता है कि एक रैपर और एक सिंगर के बीच में हमेशा ही खींचतान बनी रहती है। सभी ने ही इस एल्बम में काम करा है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा संतुलन वापस आ रहा है रैपिंग पे, जो कि बीटीएस की एक कोर है। तो मुझे आश्चर्य है कि ये कितना सचेत था। तो इस पर हमारे जे होप कहते हैं, मुझे लगता है कि हम नेचुरली ही इस फॉर्म तक पहुँचे हैं क्योंकि मोस्टली हमने उन्हीं चीज़ों पे काम करा है जो हमारे पास है। मुझे ये भी लगता है कि हमारा जो ये करेंट रूप चल रहा है, इस पर भी बहुत सी चीज़ों का प्रभाव पड़ा है, जैसे कि हमारे बचपन, हम किन जड़ों से जुड़े हुए हैं और उन म्यूज़िक का जो हमने पास्ट में सुना था। सच कहूँ तो इस म्यूज़िक को बनाने के दौरान हमने बहुत ज़्यादा फन करा है और मैं अपने पूरे ग्रुप के साथ वापस आकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से हमारी न्यू एल्बम में इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक एनर्जी है, स्पेशली ये बहुत लंबे वक्त के बाद आया है। तो होस्ट कहते हैं, मुझे होलीगन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, इतना कि मैं तो उससे ऑब्सेस्ड ही हो गया हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा फन भरा है, हर कोई गा रहा है। तो आपको क्या याद आ रहा है इस पार्ट के आने पे, और आप जिस तरह से सिंगर्स को इसे बांट रहे हो? तो हमारे जे होप कहते हैं, जंगकुक ही वो है जो इस सॉन्ग का इंचार्ज था। जंगकुक होलीगन पे तब से काम कर रहा था जब मैं लॉस एंजलिस गया था, और जैसे ही मैं लॉस एंजलिस पहुंचा, जंगकुक ने तुरंत ही मुझे उस सॉन्ग को सुनने को कहा। और जैसा कि आपने कहा, मैंने जैसे ही इस सॉन्ग को सुना तो वोकल पार्ट और रैप पार्ट सभी बहुत ही अच्छे से बनाई गई थी। तो जंगकुक कहते हैं, और सिंगर्स की बात करें तो ये एक ऐसा सॉन्ग है जो पूरा रैपर पे बेस्ड है। ये रैपर की सॉन्ग है। हम तो वोकल पार्ट पे डिसाइड भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसमें एग्जैक्टली 4 सेक्शंस थे। तो फिर यहाँ होस्ट इनसे एक और सवाल करते हुए कहते हैं, आपकी ग्रुप में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेंज किसकी है? वो कौन सा मेंबर है जो हाई नोट्स गा सकता है? तो शुगा कहते हैं, वो जिमिन है ना? तो वी भी कहते हैं, हाँ, जिमिन का रेंज बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। तो जिन कहते हैं, मैंने सुना है इसीलिए इन्होंने इस एल्बम को इतना कुछ दिया है। जे होप, ये हमेशा ही हमारे टीम के लिए एक चैलेंज बना रहता है। जैसे कि हमारे पास हाई और लो दोनों ही वोकल रेंज के मेंबर्स हैं, तो जब हम एक बीटीएस सॉन्ग को बनाते हैं तो इसके बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर हमें और भी ज़्यादा अच्छे सॉन्ग्स मिल जाते हैं उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के दौरान। तो हमारे वी यहाँ कहते हैं, जैसे कि जिमिन हाई नोट्स गाता है पर मैं लोअर नोट्स गाता हूँ, और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी। मैं बहुत अच्छा होता गया अपने पास्ट के एल्बम्स से सीखते हुए, पर अभी भी मुझे बहुत दूर जाना है। तो जिमिन कहते हैं, नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। तो वी कहते हैं, मैं अपने चेस्ट के वॉइस को यूज नहीं कर पाता, इसीलिए मैं बनावटी ऊंचे आवाज का इस्तेमाल करता हूँ, और इसे सुनकर मेंबर्स हंसने लगते हैं। तो होस्ट यहाँ कहते हैं, एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था। ऐसा लगता है कि इस एल्बम को बनाने का उद्देश्य आरी रंग में बॉडी टू बॉडी को शामिल करना था। कैसे बॉडी टू बॉडी आरी रंग का एक पार्ट बना? तो आर्यन कहते हैं, हिटमैन बैंग, जो कि हमारे हेड डायरेक्टर हैं, यानी बांग बीडी, वही इस आइडिया के साथ आए। उन्होंने ही इस सॉन्ग को एडिट करा और हमें सुनने को बोला। तो पहली बार सुनने के बाद हमने कहा ना, दूसरी बार सुनने के बाद हमने कहा ठीक है, तीसरी बार में जाकर मैं इसके लिए कन्विंस हो पाया। मुझे लगता है कि ये वर्जन सच में वाव होना चाहिए। तो होस्ट यहाँ कहते हैं, लोग शायद भूल गए होंगे, पर एक्चुअली आपने इस सॉन्ग को गाया है, आरी रंग सॉन्ग को। अभी ये आपके एल्बम में कोरस है, पर आपने पास्ट में इस पूरे सॉन्ग को गाया है। तो आर्यन कहते हैं, हाँ, 10 साल पहले। तो मेंबर्स कहते हैं, हाँ, के कॉन पेरिस में हमने इसे गाया था। तो होस्ट कहते हैं, ये एक हंटिंग सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही पुराना सॉन्ग है, 600 साल पुराना सॉन्ग है। तो आर्यन कहते हैं, अगर आप कोरियन है तो हर कोई इस सॉन्ग को जानता है, हर कोरियन आरी रंग को जानता है। ये एक मुंह से दूसरे मुंह तक जाता है। ये आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, न ही स्कूल्स में मिलेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। हर कोई पता नहीं कैसे इस सॉन्ग को जान लेता है। अगर वो कोरियन है तो वो इस सॉन्ग को जरूर ही जानेगा। ऑल्सो हम इन सब चीज़ों पे भी बहुत बातें करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं बीटीएस के चैप्टर 2 के लिए। तो उन्होंने हमें हावर्ड्स के बारे में भी पूरी हिस्ट्री बताई। वो 1896 का वक्त था, एग्जैक्टली आज से 130 साल पहले। और फनी बात यह है कि वो लोग भी 7 लोग थे और उन्होंने एक शिप ली थी, और उन्होंने तब पहले कोरियन सॉन्ग को रिकॉर्ड करा जो कि कोरियन लिरिक्स में थी, कोरियन वॉइस में थी। तो मुझे लगा कि ये एक डेस्टिनी की तरह है और टाइम मशीन की तरह है। शायद उन्होंने हमारे लिए ये भेजा है। तो अगर हम इसे हमारा न्यू चैप्टर कहते हैं,
अगर हम खुद को नए आरिरंग की तरह एक्सप्लेन करते हैं तो मुझे लगता है कि ये हमें बहुत ही अच्छे से सिंबलाइज कर रहा है और ये बहुत ही ज्यादा कूल होने वाला है। तो होस्ट कहते हैं इसकी गूंज सच में बहुत ही ज्यादा कूल है। वो जो हार्वर्ड है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अरे हाँ, ये एक अमेजिंग आइडिया है होस्ट। पर ये जो सॉन्ग एलियन है ये दोहरा अर्थ वाला सॉन्ग है, मतलब इसकी अलग मीनिंग्स भी बनती है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप लोग बहुत ही ज़्यादा कूल हो, आप लोग बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो, जैसे कि स्पेस के एलियंस होते हैं। पर इसका एक और भी दोहरा अर्थ है जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हो, जैसे कि फॉरेनर्स जब आप अब्रॉड जाते हो। मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें इस सॉन्ग में हो रही है, कोरियन चीज़ें भी हो रही है और अब्रॉड की चीज़ें भी हो रही है। तो मुझे इस सॉन्ग में होने वाली इन दोनों चीज़ों के बारे में आप प्लीज़ अच्छे से बताइए। तो यहाँ हमारे वी कहते हैं कि ओरिजिनली जो लिरिक्स है वो एलियन नहीं थी। तो जंगकुक कहते हैं हाँ वो एंडलेस नाम थी। वी हाँ वो एंडलेस थी, पर आर्यन ने हमें सजेस्ट करा कि हम उसे चेंज करके एलियन रख सकते हैं, तो हमने वैसा ही करा। जिमिन हाँ आर्यन ने ही इस आइडिया को दिया था। तो आर्यन यहाँ कहते हैं जो ओरिजिनल थीम थी वो एंडलेस थी। तो जब हम गाने को गाते थे और फिर उसमें आता था एंडलेस, और जैसे कि ये सॉन्ग बहुत ही ज्यादा कैची है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा साउंड करती है, माइक ने इसे बनाया है, वो एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी प्रोड्यूसर है, वो एक ग्रेट प्रोड्यूसर है। पर जैसे कि हम लोग गाना को गाते थे और आता था एंडलेस, तो मैंने कहा ओके शायद हमें थोड़ा और शार्पर थीम चाहिए। तो एंडलेस और एलियंस ये दोनों सिमिलर साउंड करती है, सुनने में एक ही लगता है, तो इसीलिए हमने इसे चेंज कर दिया एलियन में। और मैंने इस लिरिक्स को लिखा था एलियन के साथ कि कैसा रहेगा अगर हम खुद को एलियन के जैसा बताएं फॉरेनर्स को, और उन्हें अपनी बात पहुंचा सके कि भाई प्लीज आप लोग इंडोर एक्टिविटीज में ऐसा मत कीजिए। आप लोग होटल जाते हो, अपने शूज पहन कर ही अंदर चले जाते हो और ये बहुत ही गंदा है। ये कुछ ऐसा है, आप लोग जानते हो, एक छोटा ह्यूमर है, ये एक छोटे ताने की तरह है। तो होस्ट कहते हैं पर ये सच है, ये सच में डिस्गस्टिंग है। हाँ मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ आर्यन। तो आप जान रहे हैं ये जो हमारा एल्बम है ये कि हम हमारे कोरियन होने पे कितना ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और एशियन होने पे कितना प्राउड फील करते हैं। हम कुछ उस तरह के मटेरियल्स इसमें डालना चाहते हैं जैसे कि आप जानते हो, जैसे कि सिर्फ कोरियंस करते हैं, जो सिर्फ कोरियंस के पास है, या हम कोरियन हैं तो हम इसे करते हैं क्योंकि हम ईस्ट एशिया से हैं, जो कि अब्रॉड से बहुत ही ज़्यादा दूर है, वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो होस्ट कहते हैं अगर आप एक एलियन है तो मुझे लगता है कि एक होप है कि शायद आपकी शिप कभी लैंड होगी नेक्स्ट ईयर सुपर बॉल में। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग इसके बारे में कैसा फील करते हो। तो हमारे जिमिन कहते हैं हम इसे तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें उसके लिए इनवाइट न करा जाए। जय होप, पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे वर्ड्स को बोलने के लिए। सच कहूँ तो ये किसी भी आर्टिस्ट का एक ड्रीम है कि वो सुपर बॉल में एक बार तो परफॉर्म जरूर ही करे। ये किसी भी कल्चर के आर्टिस्ट के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। पर सबसे पहले तो हमें बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, जो भी हमारे पास है और जितना भी हम उसके लिए कर सकते हैं। और फिर हमारे सामने जो भी चुनौतियाँ आएंगी हम उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारे जिन कहते हैं मैं हमेशा इस चीज़ को इमेजिन करता रहता हूँ कि अगर हमें सुपर बॉल के लिए बुलाया गया तो हमारा वो परफॉर्मेंस कैसा होगा। पर ऑफ कोर्स सबसे पहले तो हमें इनवाइट आनी चाहिए, हमें भी कोई इनवाइट करे सुपर बॉल के लिए, तब तो हम वहाँ जाएंगे। तो मैं होप करता हूँ कि शायद किसी दिन हमें ये अपॉर्चुनिटी भी ज़रूर मिलेगा। तो फिर यहाँ होस्ट कहते हैं पर जंगकुक जब मैंने सुपर बॉल की बात कही थी तो आपके फेस में एक अलग ही रिएक्शन आ गया था। तो हमारे जंगकुक कहते हैं ऑफ कोर्स मैं सुपर बॉल चाहता हूँ लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। तो आर्यन कहते हैं जंगकुक ऑलमोस्ट वहाँ था क्योंकि उसके मिलिट्री में जाने से पहले अशर ने उसे इनवाइट करा था, पर ये उस वक्त काम नहीं करा क्योंकि जंगकुक को उस वक्त मिलिट्री में जाना था। तो आप जानते हो ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली ये एक बेस्ट इवेंट है, पर हम सोचते हैं कि क्या होगा अगर हम अदर आर्टिस्ट के साथ सुपर बॉल में कोलैबोरेट करें, जैसे कोल्ड प्ले, ब्रूनो मार्स, लेडी गागा, उन्होंने भी इस बार इसे बैड मनी के साथ करा। तो पता नहीं शायद कभी, तो अगर हमें कभी भी इसका चांस मिले तो हम एक दिन जरूर ही करेंगे। तो फिर यहाँ होस्ट कहते हैं मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जब आप सभी लोगों ने पहली बार जंगकुक के उन लिरिक्स को सुना था 7 सॉन्ग के एक्सप्लिसिट वर्जन की, और इसे कहते हुए होस्ट को भी हंसी आ जाती है, आर्यन भी हंस रहे थे क्योंकि 7 सॉन्ग के एक्सप्लिसिट वर्जन में ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज पहले तो बीटीएस नहीं करते थे। बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड लिरिक्स थी इसमें, लिरिक्स में चीजों को काफी खुलकर बताया गया था। तो होस्ट यहाँ कहते हैं तो जैसा कि जंगकुक इस बैंड में सबसे छोटे हैं, तो जब आपने इसे पहली बार सुना था लिरिक्स को तो आप शॉक्ड हुए थे या बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे, और या फिर आपने उन्हें टेक्स्ट करा था और लिखा था ये क्या है, तो क्या हुआ था। तो इस पर हमारे जिमिन कहते हैं जंगकुक का पूरी तरह से बड़ा हो चुका है। तो वी कहते हैं
वैसे वो क्या लिरिक्स थी? तो जंगकुक कहते हैं मैं आपको पूरे हफ्ते प्यार करूंगा, यही लिरिक्स थे ना आई विल लविंग यू राइट 7 days a week, जो कि चेंज करके वापस से बनाई गई थी। तो RM कहते हैं क्या था वो लव यू? तो जंगकुक को इसे बताने में थोड़ा हिचकिचाहट फील हो रहा था। वो कहते हैं ओरिजिनली वो एक स्वेयर वर्ड्स था, यानी एक गोल्डन वर्ड था, पर जो उसकी अलग वर्जन बनाई गई उसमें उसे लव यू करा गया। तो यहाँ वी उस वर्ड को डायरेक्टली ही बोल देते हैं। तो जंगकुक कहते हैं कि हाँ वो मैच्योर वर्जन है। तो RM कहते हैं मुझे एग्जैक्टली वो लिरिक्स याद नहीं आ रही है। तो जंगकुक उसे गाते हैं, मैच्योर वर्जन को वो नहीं गाते। तो RM कहते हैं कि एक वर्ड था लव से पहले और लेबल ने उसे चेंज कर दिया और लव कर दिया, पर ओरिजिनली ये अलग वर्ड था। पर मैंने वैसे लेबल को कहा था कि प्लीज इसे चेंज मत कीजिए। जैसे कि क्यों नहीं, जंगकुक अब पूरा बड़ा हो चुका है, वो गा सकता है। तो इसे सुनकर होस्ट कहते हैं क्या आप सभी लोगों को इसे सुनकर शर्म आ रही है यहाँ इस तरह से इसे सुनने में? तो वी यहाँ कहते हैं मुझे नहीं लगता कि इसे शर्म आ रही है। तो जंगकुक कहते हैं कि मैं एम्बैरेस नहीं हुआ था, बल्कि मुझे तो ऐसा फील हुआ कि तो क्या हो गया। और इसके बाद होस्ट 2.0 सॉन्ग के बारे में बातें करते हैं। होस्ट कहते हैं लोग आपके साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये थोड़ा वियर्ड है। मैं हमेशा ये सोचने की कोशिश करता हूँ कि कौन है आपका कम्पिटिटर, आपसे कभी कौन ही कम्पिटेट कर पाएगा, आप अपने अलग ही कैटेगरी में हो। तो जे होप कहते हैं मुझे लगता है कि हम खुद से ही कॉम्पिटेट करते हैं, जैसे कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मैं सबसे ज्यादा इस चीज को लेकर भी कंसर्न था कि मैं अपने उस पहले की इमेज को कैसे ब्रेक करूं, कैसे उससे ब्रेक लूं और एक न्यू इमेज के साथ वापस आऊं। और मैंने इस तरह की इमेज को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करा है अपने म्यूजिक के साथ। मुझे लगता है कि हमारा सॉन्ग 2.0 बहुत ही फन भरा है और हमारा परफॉर्मेंस भी हमारे पिछले परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा बेहतर हो चुका है। तो ये हमारे इस वाइब से मैच करता है। तो फिर यहाँ हमारे वी कहते हैं जब हमने पहली बार इस सॉन्ग में काम करना शुरू करा था तो जो कीवर्ड थी, और तभी यहाँ जिमिन वी की ओर देखते हैं और कहते हैं 1 मिनट तुम्हारी नाक क्यों बहने लगी। और इसे सुनकर सभी शॉकिंगली वी की तरफ देखते हैं। जे होप तो हंसने भी लगे थे। तो फिर वी अपने नाक में इस तरह से टिश्यू डाल देते हैं, न नाक खुली रहेगी न वो बहेगी। लेकिन सच में हमारे BTS मेंबर्स अपने काम को लेकर इतने ज्यादा डेडिकेटेड हैं। अगर कोई और आइडल या कोई और पर्सन होता यहाँ पे, कोई और सेलिब्रिटी होता, तो वो तुरंत ही कैमरे से बाहर चला जाता और सारी चीजें ठीक होने के बाद ही इस इंटरव्यू को कंटिन्यू करता। पर हमारे BTS मेंबर्स ऐसे नहीं हैं। उन्हें पता है उनका काम उनके लिए क्या है और वो अपने काम के लिए हर कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अगर वी अभी यहाँ से उठ कर जाते तो मेंबर्स को भी वेट करना पड़ता और मुझे नहीं लगता कि उनकी स्केड्यूल में थोड़ी भी टाइम होगी। तो वी इसी तरह से इंटरव्यू को पूरा करते हैं। वी यहाँ कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 2.0 1 मिनट, सभी हंस क्यों रहे हैं? जे होप इस आइडिया के साथ आया था 2.0 के। तो जब जे होप इस कीवर्ड के साथ आया 2.0 तो हम सभी की एक्सप्रेशन ऐसी थी, हाँ ये तो बहुत ही कूल है। तो हम सभी इसी थीम के साथ गए 2.0 के साथ। तो जे होप कहते हैं कि हाँ सेशन के दौरान हम इसी तरह से बैठे हुए थे, वी, जे होप और जंगकुक। पर पहले जब ये सेशन हुआ करती थी जंगकुक बस सोता रहता था। जंगकुक हाँ मुझे बहुत ज्यादा नींद आती थी। अगर आप सिर्फ उस बीट को सुनते रहोगे ये सच में बिल्कुल पागल कर देने वाला था। जे होप हाँ पर अब मुझे लगता है कि ये साउंड बहुत ही ज्यादा चिल है। शुगा मैं इनके बगल वाले रूम में ही रहता था और वहीं से मैं इसे सुन पाता था, बहुत ज्यादा आवाज आती थी म्यूजिक की। तो भी कहते हैं हाँ मैं भी इसे सुन पाता था। तो फिर यहाँ होस्ट शुगा से कहते हैं शुगा इस एल्बम में बहुत सारे कूल प्रोड्यूसर्स हैं और मैं जानता हूँ कि आप खुद भी एक प्रोड्यूसर हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा भी मोमेंट हुआ होगा जहाँ आपने दूसरे प्रोड्यूसर से भी सीखा होगा, जैसे केविन पार्कर, या फिर शायद उन्होंने आपसे कुछ सीखा होगा, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है, आप भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रोड्यूसर हो। तो इस पर हमारे शुगा कहते हैं एक्चुअली अमेरिकन प्रोड्यूसर्स बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। जिस तरह से वे लोग म्यूजिक को अप्रोच करते हैं ये मेरे लिए थोड़ा नया था। मुझे लगता है हमने इस दौरान बहुत ज्यादा फन करे। तो फिर इसके बाद होस्ट यहाँ कहते हैं फाया सच में एक बहुत ही इनक्रेडिबल सॉन्ग है। मुझे लगता है ये एक ऐसा सॉन्ग है जहाँ आपने उन दोनों को ही मेंशन करा है, माइकल जैक्सन और ब्रिटनी स्पेयर को। और मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या आप उनके इम्पैक्ट के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो इस पे हमारे RM कहते हैं जैसे कि आपको पता ही है ये लोग सच में एक आइकन्स हैं और ये जो फाया है वो फायर वर्ड से ही आया है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड है इस पूरे सेशन में। जैसे कि जब भी किसी को कोई बीट पसंद आती थी या फिर कोई वर्ड पसंद आती थी या फिर कोई आउटफिट, तो सब इस पे एक ही चीज कहते थे कि ये फायर है। तो हम इस फायर वर्ड को दिन में 100 बार सुनते थे, हम इसे हर दिन सुनते थे और हर दिन हर कोई ही इस वर्ड को सुनता था, तो हर कोई इसे यूज करने लगा। तो होस्ट कहते हैं तो मतलब कि आप लोग अमेरिकन प्रोड्यूसर्स के साथ हमेशा ही फन करते रहते थे, क्योंकि वो लोग यही कहते हैं। तो RM भी उनकी तरफ बोलने लगते और कहते हैं कि ब्रो ये तो फायर है, मैन ये तो फायर है।
मतलब जब भी अमेरिकन प्रोड्यूसर्स को इनकी ड्रेसेस पसंद आती थी या फिर इनके वर्ड्स पसंद आते थे या फिर बीट्स पसंद आते थे तो वे लोग इन लोगों को कहते थे मैन ये तो फायर है, या फिर ब्रो दैट्स फायर। तो आरएम कहते हैं हम लोग भी उन्हें कॉपी करने लगते थे और कहते थे दैट्स फायर टू, मतलब वो भी फायर है, आप भी बिल्कुल फायर लग रहे हो। तो मैं इस वर्ड को अपने सॉन्ग में यूज़ करना चाहता था और ये बीट के साथ परफेक्टली मैच हो गई। और फिर मैंने होप करा कि ये कुछ इस तरह का हो जैसे हर कोई ही इसे सुनकर जंप करे। तो फिर होस्ट यहाँ कहते हैं 2.0 जो सॉन्ग है वो ऑलमोस्ट आप पे है, जैसा कि आपने कहा। पर जब मैं किसी भी कंपटीशन के बारे में सोचता हूँ आपके लिए तो मुझे लगता है कि वो टेलर स्विफ्ट हो सकती हैं, हैरी स्टाइल्स, ब्रूनो मार्स। अगर कोई भी आपके लिए कंपटीशन है तो वो कौन है? तो आरएम कहते हैं ये लोग बहुत ही ज्यादा ग्रेट है और हमसे कहीं ज्यादा आगे हैं। इनके सामने हम बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, हम सिर्फ एक बॉय बैंड है कोरिया से। तो होस्ट कहते हैं ओ कम ऑन, बिल्कुल भी नहीं। तो आरएम कहते हैं एक्चुअली 2.0 जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत सारी चीजों पे है, ये हेटर्स पे भी है, उन्हें सोचकर भी ये बनाई गई है। ये लोग अभी भी हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं जो अपने घर पे पानी की एक बोतल लेकर प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्लीज बीटीएस गिर जाए, प्लीज बीटीएस टूट जाए, कोलैप्स हो जाए। मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं कुछ इस तरह के। तो हम लोगों ने इसके बारे में सोचा ये कुछ ऐसा है कि ठीक है गाइस 2-3 सालों के लिए हम भी दूर चले जाते हैं जैसा कि आप लोग चाहते हो। जैसा कि आप लोग जानते ही हो हम लोग मिलिट्री में चले गए और 3 साल गुजर गए, पर अब आर्मीज है जो हमारा वेट कर रही है, पूरी दुनिया हमारा वेट कर रही है। तो आप लोगों ने फन कर लिया, जो लोग चाहते थे कि बीटीएस टूट जाए, क्या आप लोगों ने इस 3 सालों में फन कर लिया? तो अब नॉक नॉक और बाय, जाओ यहाँ से, दैट्स इट। तो अभी आरएम ने जो ये जवाब दिया था ना, मुझे लगता है कि ये आज तक का सबसे बेस्ट जवाब है हेटर्स के लिए। भाई खुश होने का मौका तो सभी को मिलना चाहिए, तो बीटीएस ने इन्हें भी खुश होने का मौका दिया 3 सालों में। पर उसके बाद जैसा उन्होंने कहा कि नॉक नॉक, अब जाओ यहाँ से। और इसके बाद होस्ट कहते हैं बीटीएस थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, और एक बार फिर से वेलकम बैक रोलिंग स्टोन में, आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आरएम कहते हैं थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, हमें इनवाइट करने के लिए थैंक यू। और बस ये इंटरव्यू यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों ये एक बहुत ही ज्यादा कमाल की इंटरव्यू थी। एक के बाद एक बीटीएस जितने भी इंटरव्यूज में जा रहे हैं अपनी एल्बम को प्रमोट करने के लिए, सच में सारी ही इंटरव्यूज बहुत ही ज्यादा कमाल है। हर इंटरव्यू में हमें कुछ नई चीजें जानने का मौका मिल रहा है और बीटीएस के एक अलग ही साइड को जानने का मौका मिल रहा है। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा, और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।